सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉड के बारे में। लेट्स बिगिन बेटा। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे फ्रॉड के बारे में, अपने को डिस्कस करना है। सो लेट्स बिगिन। आ जाइए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रॉड। ठीक है, वैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, ये सारी चीजों के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रॉड का मतलब क्या होता है। फ्रॉड वो चीज होती है जहां पे आप इंटेंशनली किसी भी चीज को हाइड करना चाहते हो सामने वाली पार्टी से। अगर आपको अपनी कार बेचनी है, उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, बट आप उसको बताना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो हम पढ़ाई कर रहे थे फ्री कंसेंट में, और फ्री कंसेंट में हमने देखा था कौन सा दो चीजें देख ली थी। एक हमने बेटा देख लिया था आपका कोर्शन वाला पोर्शन। ठीक है, और एक देख लिया था अनड्यू इन्फ्लुएंस का। और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉड के बारे में। उस दोनों में वॉइडेबल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, मतलब जो एग्रीड पार्टी है, जिसको प्रॉब्लम हुई है, उसके तहत वो मतलब डिसाइड कर सकता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है या फिर वॉइड करना है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले बेटा फ्रॉड के बारे में। तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब ये होता है कि इंटेंशनली हमने सामने वाली पार्टी को कुछ नहीं बताया या फिर गलत बताया। क्या होता है? कुछ नहीं बताया या तो गलत बताया, इसे हम कहते हैं फ्रॉड। जैसे कि आपको अगर मेरे को कार बेचनी है, ठीक है, तो आपने उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे को नहीं बताई, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? फ्रॉड कहेंगे। आ जाइए बेटा। As per section 17 of the Contract Act, the fraud means the includes any of the following act committed by the party to a contract or with his convenience or by his agent with the intent to deceive other party thereto or agent। देखो, अब ये क्या कहना चाहते हैं? फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग एक्ट्स मतलब नीचे वाले जो एक्ट आपको यहाँ पे दिए हुए वो सारे एक्ट की बात कर रहे हैं। किसने किए? बाय पार्टी और उसका एजेंट ने किया। पार्टी ने किया या तो उसके एजेंट ने किया। ठीक है, सामने वाली पार्टी को डिसीव करने के लिए, टू डिसीव अनदर पार्टी और इज एजेंट या उसके एजेंट को। ठीक है, यहां पे आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो बेटा, यहाँ पे पार्टी ए है और ये बी है। ए वांट टू सेल हिज कार, ए को सेल करना है, तो ए ने क्या किया? कुछ ऐसा चीज किया। कौन सी चीज? ये फॉलोइंग वाली चीज की, बी को डिसीव करने के लिए, मतलब बी को ऐसा मनाने के लिए कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है। ऐसा कुछ एक्ट किया, या तो ए ने बी को मनाने के लिए, या तो बी ने अगर एजेंट हायर किया है तो उसको ऐसा डिसीव करने के लिए, या तो ए ने किया या तो ए के एजेंट ने किया। समझ में आ रही है बातों को? ठीक है, तो दोनों ने एजेंट भी हायर किए हो सकते, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ओनर ही होने चाहिए सामने सामने, दोनों के एजेंट भी हो सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हो सकता है? देखो, कमिटेड बाय पार्टी और बाय हिज एजेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और हिज एजेंट। आई होप आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है। ठीक है, और टू इंड्यूस ही में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको हम इंड्यूस करें कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। क्या क्या चीज है? द सजेस्ट एज अ फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू। हम क्या कोई चीज ऐसे दिखा रहे हैं, फैक्ट दिखा रहे हैं, नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। ठीक है, हम उसको कुछ चीजें गलत बता रहे हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि भैया हमारी जो कार है ना, उसका इंजन है ना एकदम से तगड़ा, कभी भी उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ब्रेक डाउन कभी भी नहीं हुआ है, एकदम से सही चला है, अभी तक कोई भी खर्चा नहीं किया। बट जो एक्चुअल में गलत है। बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जिसको पता है कि ये सही नहीं है। ठीक है, हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब मैं आपको देख, जैसे कि आपको मेरे को कार बेचनी है, तो आप मेरे को क्या बता रहे हो कि ये मेरी जो कार है ना, उसका इंजन एकदम से परफेक्ट है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कोई भी खर्चा मैंने अभी तक नहीं किया है, एकदम ओरिजिनल वाला इंजन है। ठीक है, बट आपको पता है कि आप जो बता रहे हो वो गलत है। हु डू नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ओके, द एक्टिव कॉन्सिलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। आप क्या कर रहे हो? कॉन्सिलमेंट का मतलब क्या होता है? छुपाना, हाइड। क्या करना बेटा? हाइड करना। हाइड ऑफ द फैक्ट मतलब आप क्या कर रहे हो? फैक्ट को छुपा रहे हो, आप छुपाने का ट्राई कर रहे हो। पहली बारी में क्या था? आप गलत चीज मुझे बता रहे हो। दूसरी बारी में आप क्या कर रहे हो? आप ट्राई कर रहे हो कि आप कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट, मतलब आप जो सही चीज है उसको आप छुपाने का ट्राई कर रहे हो। आपको प्रॉब्लम है कि आपको पता है कि हेडलाइट में या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम है, बट आप उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यू वांट टू हाइड दैट थिंग। ठीक है, आप उसको छुपाना चाहते हो, तो भी आपने ये फ्रॉड किया है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। अब देखो, आपको क्या था? पैसों की जरूरत थी, तो आपने बोला कि कार बेचनी है। चलो, कार सही भी है, इंजन भी सही है, सब एकदम से तगड़ा, आपने उसमें कुछ भी गलत नहीं बोला। बट आपको पता है कि भैया, आपने बोला कि भैया एक काम करो, 6 लाख की कार है, आप 1 लाख रुपए मुझे टोकन दे दो, 5 लाख रुपए जब आप डिलीवरी लेने आओ 10-15 दिन के बाद, उस टाइम पे मेरे को दे देना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने आपको 1 लाख दे दिया, और आपको तो भैया वो कार
क्या है, बेचनी नहीं थी, मतलब ये भी क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। आपने मेरे साथ क्या किया, फ्रॉड किया। आपको पता था कि आपको कार बेचनी ही नहीं है, बस आपको पैसे चाहिए थे, तो आपने क्या किया, मेरे साथ फ्रॉड किया। तो इसे भी अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं। एनी अदर एक्ट ऑफ फिटेड टू डिसीव, मतलब कोई ऐसा एक्ट जिसे आप मेरे को क्या करना चाहते हो, डिसीव, मतलब जो चीज गलत है उसको सही तरीके से दिखाना चाहते हो, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे गलत चीज को आप सही दिखाना चाहते हो, ऐसा कोई भी आपका एक्ट होगा उसे भी हम क्या मानेंगे, फ्रॉड मानेंगे। Any such act or omission as a law specifically declared to be fraudulent, ठीक है। सच एक्ट और ओमिशन एज अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, मतलब लॉ ने डिक्लेयर किया कि अगर आपने ऐसा एक्ट किया, इसका मतलब ये है कि ये आपका, आपने ये क्या किया है, फ्रॉड किया है, ठीक है। तो ये कुछ 5 चीजें अगर आप करते हो तो उसे हम बोलेंगे कि आपने क्या किया भैया, फ्रॉड किया है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पहले ऊपर के 5 केस फिर से बता देता हूँ। एक चीज ऐसा कि जो आपने बताया गलत बताया। दूसरी चीज, आपने जो फैक्ट है उसको हाइड करने का ट्राई किया, छिपाने का ट्राई किया। तीसरा, आपने कोई प्रॉमिस किया जो आप परफॉर्म करना ही नहीं चाहते हो। चौथा, कोई ऐसा एक्ट आपके द्वारा जिससे सामने वाला डिसीव होता हो, मतलब उसको गलत चीजें भी सही लग रही। आप बोलोगे भैया इसका कोई एग्जांपल दीजिए ना। देखो एग्जांपल सिंपल सी बात है, आपको कार बेचनी है, आप बोले एक काम करो, आप ये मेरी कार है ना गैरेज वाले को बता देते, चलो आप मेरे साथ चलो, हम गैरेज वाले को बता देते, वो बताएगा कि सही है कि गलत है। तो आपने क्या किया, गैरेज वाला आपका पहचान का था, तो आपने कुछ ऐसा एक्ट किया कि जो मेरे को लगा कि भैया ये ना चीज सही है, बट एक्चुअल में वो क्या थी, गलत चीज थी, ठीक है। इंजन में प्रॉब्लम था, बट आपका ही गैरेज वाला आपका फ्रेंड ही था, तो उसने बोल दिया नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, भैया हमने तो गैरेज वाले को दिखा, बट ये क्या है, फ्रॉड है, ठीक है। देखने जाए तो फ्रॉड, ये सब चीजें क्या है भैया, आप रियल लाइफ में आप अगर करोगे ना, अपने साथ कनेक्ट करने का ट्राई करोगे तो आप डेफिनेटली इजीली समझ पाओगे। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, मियर साइलेंस एज टू फैक्ट likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। इसका मतलब होता है कि mere silence is not a fraud, मतलब अगर आप चुप रहे वो फ्रॉड नहीं है, अगर आप चुप रहे वो फ्रॉड नहीं है। बट हाँ, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है कि आप साइलेंट रहे तो उसको हम फ्रॉड मानेंगे। तो मेन क्या रूल है, मेन है कि mere silence is not amount to fraud, mere silence is not a fraud, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। mere silence is not a fraud, mere मतलब सिर्फ, ठीक है, खाली साइलेंट रहना वो फ्रॉड नहीं है। unless the circumstances of such that, unless unless the circumstances, ऐसा circumstances हो that regard being had to them, it is duty of the person to keeping silence to speak, duty of a person keeping silence to speak, ठीक है। और unless his silence equivalent to speech, unless silence equivalent to speech, या ऐसी उसकी ड्यूटी। देखो वैसे साइलेंस को हम फ्रॉड नहीं मानेंगे, बट दो केस में हम साइलेंस को फ्रॉड मानेंगे। एक, कि जब आपको बोलना जरूरी हो, जब आपको बोलना जरूरी हो बट आपने नहीं बोला, जब आपको बोलना जरूरी हो बट आपने नहीं बोला। और दूसरा चीज, योर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, मतलब आपकी साइलेंस आपकी स्पीच के बराबर है। आप बोलोगे भैया एग्जांपल दो, थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम है, सही, ठीक है, या आपके स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, मतलब एकदम से परफेक्टली काम करता है ना, तो आपने कुछ नहीं बोला। अब देखो मैंने पूछा था बट आप बोले नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपको बोलना जरूरी था बट आप नहीं बोले, तो ये क्या हो गया आपका, आपको बोलना जरूरी था बट आप नहीं बोले, तो ये आपका साइलेंस जो है ना वो फ्रॉड बन गया, क्योंकि आपको आंसर देना था बट नहीं दिया। दूसरा एग्जाम्पल, कि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, मतलब मैंने आपको ये बताया, आप सामने थे, कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो, मतलब इसका मतलब ये है कि सब सही है। मैं आपको सामने से बोल रहा हूं कि आप कुछ नहीं बोलोगे, इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या है भैया, ये भी आपका फ्रॉड ही माना जाएगा। साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच हो गया यहाँ पे। तो नॉर्मल केस क्या है, नॉर्मल केस ये है कि मियर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, मियर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं है, बट दो केसेस में फ्रॉड है। एक, जहां भी आपको आपकी ड्यूटी है बोलना बट आप नहीं बोले तो फ्रॉड है। दूसरा, आपका साइलेंस इक्वल टू स्पीच हो जाएगा, तभी ये क्या है, फ्रॉड है। तो दो केसेस में ये फ्रॉड है, ठीक है। आ जाओ नीचे, आपको फिर से पूछा गया है, डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। आ जाओ तो इसको देखते हैं, डज साइलेंस अमाउंट टू, does silence amount to fraud, उसको पढ़ते हैं। at a times one of the party to contract makes studies silence to some of the fact relating to the subject matter of a contract, the matter on which a silence is maintained by a party may be material fact, हो सकता है कि silence material fact के बारे में रखा गया।
डज दिस अमाउंट टू पेसिव फ्रॉड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नॉट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर। देखो ये जो साइलेंस रहा है वो काफी सारी अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट provides that the mere silence to act likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud। ठीक है, वैसे mere silence is not a fraud, mere silence is not a fraud वैसे ऊपर हाईलाइट कर दिया तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। Unless the circumstances of such case are that having regard to them in a duty of a person to keeping silence to speak or unless silence itself equivalent to speech। दोनों चीजें ऊपर का ऊपर, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया ना वही यहाँ पे पूरा दिया है। तो अगर आप ये चीज वाला नहीं पढ़ते हो तो भी आपका कोई दिक्कत वाला नहीं है, क्योंकि वही चीजें आपको यहाँ पे दी है। देखो वही चीजें इक्विवेलेंट टू स्पीच और अनलेस इज साइलेंस इज, ठीक है। तो ये वाला उसको ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, तो ये वाला वही चीजें दिया है। तो आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं हाईलाइट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दस वी कैन से दैट देयर इज ए एक्सेप्शन टू द रूल mere silence does not amount to silence। मतलब यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, वो मैंने आपके ऊपर बता दिया। टू एक्सेप्शंस आर प्रोवाइडेड, ठीक है। दो एक्सेप्शंस आपको दिए, कौन से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, एक ये वन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और दूसरा कौन सा है, इक्विवेलेंट टू स्पीच, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो ये दो क्या है बेटा, आपके दो एक्सेप्शंस है, ठीक है। वैसे साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, बट इन दो केसेस में साइलेंस फ्रॉड हो जाएंगे। देखो आई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ। हाउएवर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ केसेस साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है। साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड आपका यहाँ पे दो केसेस दिया हुआ। साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड एज हिल्ड बाय कोर्ट, कोर्ट ने हिल्ड किया कि भैया ये दो सिचुएशन में आपको साइलेंस आपका फ्रॉड माना जाएगा। वेयर देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस एंड व्हेन देयर इज अ हाफ ट्रूथ। अब a representation may be true when made, but with passage of a time or change circumstances may become a false, accordingly it must be communicated to the other party। अब देखो आपने मेरे को जब कार देने की बात की, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बोला इंजन एकदम से तगड़ा है, अभी तक मैंने इसमें कोई भी खर्चा नहीं किया है और ओरिजिनल वाला इंजन है। जब आप बोल रहे थे तब वो चीज सही थी, जब आपने मेरे को बताया तब वो चीज सही थी, मैंने आपको 1 लाख रुपए का टोकन भी दे दिया, और 15 दिन के बाद मुझे आपसे वो कार लेने आनी थी। बट 2 दिन के बाद उस कार का एक्सीडेंट हो गया, आपने मेरे को बताया नहीं, क्योंकि आपको कार बेचनी थी। आपने उसमें जो एक्सपेंस हो रहा था इंजन में सब काम करवा दिया, मतलब इंजन अभी वो ओरिजिनल वाला नहीं है जो आपने मेरे को बताया था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब मैं आपसे एक्चुअल में परचेस कर रहा हूं, मैं बाकी की अमाउंट दे रहा हूं, कार की डिलीवरी ले रहा हूं, तब वो गुड्स ऐसा नहीं है जैसा आपने मुझे पहले बताया था। इसका मतलब ये है कि अब आपको मुझे वो चीज बतानी पड़ेगी, अब आपको मुझे वो चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको मुझे वो चीज बतानी पड़ेगी, बट अगर आप साइलेंस रहोगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपने फ्रॉड किया है। समझ में आ रही है बातों को, ये क्या किया है, फ्रॉड किया है, ठीक है। तो आपने मुझे पहले एक दिन आप मेरे को मिले, आपने मेरे को गाड़ी वाड़ी दिखा दी, मेरे को अच्छी लगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज होता है, हमने डिसाइड भी कर लिया कि मैं 10 दिन के बाद आपके से ये परचेज करूंगा, बट उस 10 दिन के अंदर अगर कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसमें कोई चेंज होता है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते हो तो उसका मतलब ये फ्रॉड है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में भी ट्रू व्हेन मेड, रिप्रेजेंटेशन ट्रू था जब आपने किया, व्हेन मेड जब आपने रिप्रेजेंटेशन मतलब जब आपने मुझे बताया कि इंजन में कोई खर्चा नहीं किया, तब आप सही थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम और चेंज सर्कमस्टेंस इट मे बिकम अ फॉल्स, हो सकता है कि वो गलत हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइलेंस रहोगे तो फ्रॉड माना जाएगा। दूसरा, when there is a half truth, even when a person is not bound to disclose the fact may be guilty of a fraud if voluntary to disclose the state of a fact partially। मतलब अगर देखो कई जगह ऐसा होगा कि साइलेंस, वैसे साइलेंस नॉट अमाउंट टू फ्रॉड है, बट आप मुझे ट्रूथ बताते हो बट आधा बताते हो, आप मुझे ट्रूथ बताते हो बट आधा बताते हो, ठीक है। तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी आपका फ्रॉड ही माना जाएगा। अब देखो आधा फ्रॉड बताओगे, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो आधा चीज छुपाया वो मैं एज्यूम कर लूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मेरे को ये बताओ कि क्या आपने इसमें इंजन में और स्टीयरिंग में मतलब कोई खर्चा किया है क्या, उन दोनों में कोई चेंजेस है क्या, मतलब ओरिजिनल नहीं है। तो आपने क्या बोला, स्टीयरिंग मैंने चेंज किया हुआ है, और इंजन के बारे में आप कुछ नहीं बोले। इंजन भी आपने चेंज किया था बट आपने हाफ ट्रूथ बताया, आपने क्या किया, हाफ ट्रूथ बताया। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। अब देखो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने इंजन और स्टीयरिंग में कोई खर्चा किया है क्या, दोनों ओरिजिनल है। तो आपने क्या बोला, नहीं नहीं स्टीयरिंग ओरिजिनल नहीं है। आप बोलोगे भैया इंजन के बारे में हम कहाँ कुछ बोले, बट ये भी आपका फ्रॉड है क्योंकि आपने आधा ट्रूथ बताया।
आई होप आपके दिमाग में घुस रहा है। दैट इवन अ पर्सन इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द फैक्ट बाय, ठीक है ठीक है। सो देन अनडिस्क्लोज पार्ट देखो, अनडिस्क्लोज पार्ट रेंडर्ड द डिस्क्लोज पार्ट फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब ये माना जाए कि जो आपने नहीं डिस्क्लोज किया वो आधा भी वो क्या समझेगा भैया, उसको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आधा ही सच बताया तो आधा वो क्या करेगा, एज्यूम बताएगा, ठीक है। आ जाइए अब इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की इफेक्ट क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो पढ़ना बहुत जरूरी है कि भैया चलो फ्रॉड हुआ, अब फ्रॉड हुआ, अब क्या, आपने मेरे को गाड़ी बेची, जब आपने बोला तब सब सही था, बट बीच में एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुमने फ्रॉड किया, बट चलो फ्रॉड किया, अब क्या, अब हम क्या करें इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 व्हेन द कंसेंट और टू द एग्रीड पार्टी इज कॉज्ड बाय कोर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर आपकी कंसेंट, कंसेंट यानी सम्मति कैसे ली गई है, कोर्शन धमकी से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, एग्रीमेंट इज अवॉइडेबल। एग्रीमेंट कैसा होगा बेटा, एग्रीमेंट आपका होगा वॉइडेबल, क्या होगा बेटा, वॉइडेबल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर मेरे साथ धोखा किया तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उसको परचेज कर लूंगा जैसे आप क्या है, या तो मैं क्या करूंगा उसको मना कर दूंगा। तो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, मतलब जिसकी कंसेंट भैया इस तरीके से ली गई है। A party to a contract whose consent was caused by fraud or representation may be, if he think fit, insist that the contract shall be performed. If he think fit मतलब अगर मैं सोचता हूँ चलो ठीक है यार, ठीक है थोड़ा ही तो काम करवाया इंजन का, मैं पर 6 लाख में परचेज करने के लिए रेडी हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट सेल बी परफॉर्म, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया चलो आपको लगता है कि मैंने फ्रॉड किया, जो भी है ये कार है आपको लेनी है कि नहीं, मैं बोलूंगा ठीक है मेरे को लेनी है, चलो बात खत्म, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन विच ही वुड बी, who would have been if the representation made have been true। बट मगर देखो अब ये कैसा हो सकता है, आपने बोला कि भैया यही है जो चीज है आपको लेना है कि नहीं, मैं बोलता हूँ एक काम करो, जो इंजन का टूटा फूटा पार्ट है ना उसको थोड़ा सा एडजस्ट करवा लो, उसको सही करवा लो, यहाँ पे पेंट सही नहीं है इस कार के बोनेट के ऊपर, ये पेंट करवा लो, मैं परचेज करने के लिए रेडी हूँ। तो आपने क्या किया, फटाफट से पेंट करवा दिया, जो खर्चा था वो करवा दिया, बात खत्म। आप बोलो अब तो ले लोगे, मैं बोला हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू, मतलब आपने जो बोला था अगर आपने वो सही करके दे दिया, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल वाली तो कंपनी वाली तो हो नहीं जाएगी, बट अगर आप हो सकता है कि आपने कंपनी से ही सारी चीजें डलवा दी, तो ये क्या हो गया, आपने बोला था कि सारी चीजें कंपनी की है और आपने जो बोला वो आपने करके दिखा दिया, तो अब मैं उसको क्या कर लूंगा, परचेज कर लूंगा। हाउएवर देयर इज नो वन एक्सेप्शन to the rule of voidability of the contract at the option of the aggrieved party if such consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 19, nevertheless is not voidable। ये voidable नहीं होगा। अब आप बोलोगे भैया कैसे voidable नहीं होगा, if ये कॉन्ट्रैक्ट को हम voidable नहीं मानेंगे if party whose consent was so caused had the mean to discover the truth with the ordinary diligence। अब इसका मतलब ये होता है कि देखो आपने मेरे को कोई चीज बताई, ठीक है, आपने मेरे को कोई चीज बताई, आपने बोला कि काम करो भैया देखो, आप मैंने आपको पूछा कि क्या है इसमें हेडलाइट में कोई प्रॉब्लम है, ये सब चीजें है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ये रही कार की चाबी, आप एक बार सारी चीजें चेक कर लो अपने हिसाब से फिर मेरे को बताना, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने जो चीज थी वो बता दी। अब आपको अगर कोई ऐसी चीज लगती है, ठीक है, आप बोलोगे क्लच हार्ड है कि इजी है, ठीक है, लाइट चालू है कि नहीं है, मैंने आपको चाबी दे दी। अब देखो अब मैंने आपको चाबी दे दी तो आप लाइट ऑन करके देख सकते थे कि लाइट हेडलाइट चालू है कि नहीं, जो बैक ब्रेक लाइट होती है वो चालू है कि नहीं है, ठीक है, वो सब चीजें आप चेक कर सकते थे। तो आप थोड़ा सा अपना एक्ट करके, आपने मेरे को गाड़ी की चाबी दे दी, मैं उसको देख रहा हूं, अब मैं इसको इजीली देख सकता था, मुझे गाड़ी परचेज करनी है तो मैं इजीली लाइट ऑन करके देख सकता था, बट मैंने नहीं देखी, तो ये वॉइडेबल नहीं, इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। आप मेरे को क्या बोलोगे, भैया मैंने आपको चाबी दे दी, आपको बोला था हेडलाइट चेक कर लो, तो आपने चेक की होगी ना, अगर नहीं की तो आपका फॉल्ट है भाई, ठीक है, मैंने तो बोला था आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपने नहीं चेक की तो ये आपकी गलती होती है, मतलब मेरी गलती होती है, अगर आपने मेरे को चाबी दे दी और मैंने चेक नहीं किया तो मेरी गलती, तो ये क्या होगा, ये वॉइडेबल नहीं होगा, इसको वैलिड माना जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये बहुत तगड़ी वाली चीज है, आई होप आपको समझ में आएगी। डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस, मतलब ऑर्डिनरीली, मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जरूरत नहीं थी कि गैराज में लेके जाना, मैं ऑर्डिनरी उसको देख के भी बता सकता था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी मेरे को मेरे दिमाग में नहीं आई, तो भैया ये तो मेरी गलती है ना, ठीक है। सामने वाला पर्सन सब चीजें तो सामने से नहीं बोलेगा, यहाँ पे स्क्रैच है, ये स्क्रैच है, उसने बोला भैया स्क्रैचेस आप देख लीजिए, बाहर से आपको दिख रहा है ना कितने स्क्रैचेस है, आप खुद देख लीजिए आपको लेना है कि नहीं लेना, फिर आप 5 दिन के बाद बोलोगे आइल्ला मेरे को लग रहा है यार स्क्रैच ज्यादा, अब मैं नहीं लेना चाहता, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको पहले बताया था ना, आपने देखा भी था, ठीक है, अब उसमें कोई चेंजेस भी नहीं है, वैसी की वैसी प्रोडक्ट है, अब आप बोलोगे आपको नहीं लेना, तो यह आपकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन।
अब आप बोलोगे भैया फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अलग अलग अंतर है, बताइए ना भैया। देखो आपको बता देते हैं फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फ्रॉड आप इंटेंशनली करते हो, फ्रॉड आप इंटेंशनली करते हो भैया कुछ चीजों को छिपाने के लिए, कॉन्सिलमेंट ऑफ फैक्ट, याद है कॉन्सिलमेंट ऑफ फैक्ट, हाँ भैया। मिस रिप्रेजेंटेशन भैया गलती से हो जाता है, इंटेंशन नहीं होता छिपाने का, बट छिप जाता है। जैसे कि आ, आपने टायर चेंज करवाया हुआ है कार का, ठीक है, बट आप वो बताना भूल गए, वो बताना भूल गए, तो भैया मिस रिप्रेजेंटेशन, गलती हो गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, गलती नहीं बोल सकते, मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने उनको बताया, ठीक है, उसने बोला कि भैया कार के जो टायर है वो एकदम ओरिजिनल है, आपने बोला हाँ भैया ओरिजिनल है, कभी कोई काम नहीं करवाया, बट आपको लगा कि मैंने काम नहीं करवाया। अचानक से आपके फ्रेंड का या आपके वाइफ का कॉल आया कि अरे मैंने ना 2 दिन पहले या 5 महीने पहले तेरे टायर ये ना चेंज करवाया मैंने, ठीक है, तो वो नया टायर डलवाया हो, बट अलग कंपनी का डलवाया, बट आपको नहीं पता था। इसका मतलब ये है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं कि हमको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि सामने वाले को हमको फंसाना है, हमने तो बस ट्रूथ बताने का ट्राई किया, बट फिर भी उसमें कुछ गलती हो गई, तो इसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। हमने उनको कुछ चीजें बताई, बट उसमें क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं होता, ये अनइंटेंशनली हो जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। आ जाइए, अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वन पार्टी मेक, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच वन पार्टी मेक इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन with a view to inducing the other party to enter into a contract is known as a misrepresentation. It must relate to some fact. ये relate to some fact मतलब कुछ फैक्ट के रिलेटेड होना चाहिए, फ्रॉड भी फैक्ट के रिलेटेड, मिस रिप्रेजेंटेशन भी फैक्ट के रिलेटेड। फ्रॉड में आप इंटेंशनली करते थे कि भैया हाँ इंजन एकदम से सही है, आप इंटेंशनली चाहते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे इसलिए करते हो, और मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको पता नहीं है कि इसमें कुछ काम हुआ है, आपने बोल दिया बट आपको पता नहीं था, आपने इंटेंशनली नहीं किया, ये अनइंटेंशनली हुआ। विच इज मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट, it may be expressed by words, spoken word, maybe maybe by words written or implied from an act or conduct of a parties. A representation when wrongly made either innocently or unintentionally is a misrepresentation, ठीक है, ये intentionally नहीं है, inintentionally है। तो आपको यहाँ पे आई होप समझ में आएगा कि अगर आपने इनोसेंटली और अनइंटेंशनली किया है तो उसे अपन बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन, और अगर आपने इंटेंशनली किया है और विलफुल, विलफुल मतलब इच्छा शक्ति से किया है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ जाइए, अब इसमें क्या अपन और चीजें पढ़ते हैं डेप्थ में थोड़ा सा, आ जाइए बेटा। फिर क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड, मिस रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग और इंक्लूड दिया हुआ है कि किसको अपन मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। आ जाइए, द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट of what, of that which is not true though he believe it to be true, which is not true he believe it to be true। मतलब ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए को कार बेचनी है, तो ए ने बताया कि एसी जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है, और इसके साथ साथ ये जो एसी है वो ओरिजिनल है, बट ए को पता नहीं था कि उसका फ्रेंड एक दिन कार ले गया था 5 महीने 6 महीने पहले, और उसने कि भैया कार एसी काम नहीं कर रही थी तो उसने चेंज करवाया था, अब ए को तो पता ही नहीं है, तो ए ने इस तरीके से बताया जिस तरीके से वैसे भी ए को तो पता ही नहीं था, तो ऐसे ए इस तरीके से बता रहा था जैसे कि उसको पता है कि भैया ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, बट बी ने जब चेक करवाया तो पता चला एसी तो चेंज की हुई है। तो ए क्या बोलेगा, भैया आपने मेरे के ऊपर फ्रॉड किया, तो ये बोलेगा भैया मेरे को सच में पता नहीं था, अगर मेरे को पता होता तो मैं बता देता ना। तो इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। आप बोलोगे अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट अपन देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि भैया इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है। ओके, कहाँ गया, द पॉजिटिव असर्शन वांटेड बाय द information that which is not true they believe it to be true, okay। and a breach of duty which without an intent to deceive gain an advantage, ठीक है। अब आपने कोई एक्ट किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपसे ड्यूटी ब्रीच हो गई, ठीक है, आपने कोई उसको कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट आप नहीं कर पाए, ठीक है, विदाउट इंटेंट टू डिसीव मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको गलत चीजें दिखाना, or gain an advantage to a person committing it or any other claiming under him by misleading another to his prejudice or to prejudice of anyone claiming under him। देखो सिंपल सी बात है, अब हमारा इंटेंशन नहीं था
ब्रीच ड्यूटी हो गई, बट ठीक है हमारा इंसेंटिव नहीं था कि उसको हम उस कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए हमने ये किया, ठीक है। तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको भी अपन बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन। कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ थिंग विच इज सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। अब आपसे इनोसेंटली क्या हो गया, कोई सब्सटेंस ऑफ थिंग्स, मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ अ थिंग विच इज सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का, उसमें आपसे क्या हो गई, इनोसेंटली आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो उसे अपन बोलेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब चीजें कहां पे आएगी बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगी। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑफ द टर्म मिस रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, दो तरीके के मिस रिप्रेजेंटेशन आपको नोटिस किए जाते हैं, एक अनवारंटेड स्टेटमेंट और दूसरा होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है। आ जाइए अब दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या होता है। अनवारंटेड स्टेटमेंट मतलब आपको पता नहीं था और आपने बताया, वही चीज उसको बोलेंगे अनवारंटेड स्टेटमेंट। व्हेन अ पर्सन पॉजिटिवली असर्ट मेक एब्सोल्यूट एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट उसने दिया, ठीक है, एब्सोल्यूट एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट उसने दिया, दैट फैक्ट इज अ ट्रू दो ही हैज नो रिलायबल सोर्स टू फॉर्म हिज ओपिनियन बट ही बिलीव्स टू बी ट्रू। अब उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि वो जो बोल रहा है वो सही है, बट उसको लगा कि वो सही है इसलिए उसने बताया, तो उसे अपन बोलेंगे अनवारंटेड स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, अनवारंटेड स्टेटमेंट। मतलब ए ने जो स्टेटमेंट दिया बी को, वो उसको लगा कि वो सही है, ठीक है, इवन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था बट उसको लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है। सॉरी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, any breach of duty which brings an advantage to person committing it by misleading the other to his prejudice is misrepresentation, this type of misrepresentation, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, any breach of duty which brings advantage to person committing। अब ऐसा कुछ चीज हुआ जिससे मेरे को, अब देखो ए और बी को, ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में, ए को सेल करनी है अपनी कार, ठीक है। अब उससे कुछ ऐसी चीज होगी जिससे ए को खुद को फायदा हो रहा है, उसका इंटेंशन नहीं था ऐसा फायदा करने का, बट उसका खुद का फायदा हो रहा है, ठीक है, बाय मिसलीडिंग द अदर टू इज प्रेजुडाइज इज मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब उसका कोई ऐसा नहीं था कि सामने वाले को मिसलीड करे और इसका फायदा उठा रहे, बट अब ये गलती से हो गया ऐसी चीज, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण उसको कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे एक्ट के कारण, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, इसको भी अपन मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो दो तरीके के आपने देखे थे। अब इसके बाद करते हैं इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ तो इसकी इफेक्ट क्या होने वाली है, वो अपन यहाँ पे बेटा देखने वाले हैं। चलो आ जाइए, इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, आ जाओ बेटा। तो इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एज पर सेक्शन 19 व्हेन द कंसेंट ऑफ एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसेंट बाय मिस रिप्रेजेंटेशन द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल, अवॉइडेबल नहीं रे भाई, अवॉइडेबल, भाई देखो ओल्ड बुक में भी गलती है, नई बुक में भी गलती है, वाइडेबल एट द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, तो यहाँ पे मैं वाइडेबल को ही सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा भैया, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वाइडेबल होगा। तो ब्लू से कर लेता हूँ, ठीक है, कैसा होगा बेटा, वाइडेबल होगा। Whose consent was so caused by misrepresentation, maybe if you think fit, maybe if you think fit, दे देखो फ्रॉड वाली जो लाइन थी ना वो सब पूरी दी थी, इंसिस्ट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, अगर उसको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए, देन इट शैल बी पुट इन द पोजीशन इन विच he would be have been if the representation made been true। मतलब अगर जो गलती हुई है, जो गलती से बताया गया, अगर उसको सही कर दिया जाए तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा, जैसे फ्रॉड वाले में था ना वैसा ही सेम चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आपको दिया हुआ है, इफ सच कंसेंट, सेम चीज दी है वो भी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, फिर से पढ़ लेते हैं। इफ द सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of the section 17, the contract nevertheless is not avoidable, not avoidable। ये not avoidable कब होगा, if the party was consent so caused that means of discovering the truth with ordinary diligence, this is called as a doctrine of constructive notice, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले के पास चांस था कि वो खुद अपने हिसाब से देख सकता था बट उसने नहीं देखा, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे भैया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वैलिड होगा, क्योंकि उसके पास चांस था फिर भी वो नहीं देख पाया, जैसे कि मैंने स्क्रैच वाला फ्रॉड में एग्जांपल दिया था। तो ये वाली जो इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, इफेक्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इफेक्ट ऑफ कोशन, सब चीजें आपकी सेम यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इफेक्ट में सब सेम आएगा बट मिस्टेक में इफेक्ट अलग आएगा। अब देखो मिस्टेक अलग आएगा, कैसे आएगा दिखाते हैं आपको, आ जाओ बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा मिस्टेक के बारे में, ठीक है।
आ जाओ बेटा, मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। मिस्टेक कैसी दो तरीके की हो सकती है, एक मिस्टेक ऑफ अ लॉ और मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट। लॉ मतलब कायदा, कायदा की कोई गलती हो गई, और दूसरी हो गई भैया जो फैक्ट है, जो जो सही चीजें आपको बतानी चाहिए उसकी में उसमें कोई गलती कर दी आपने। तो सबसे पहले लॉ देखते हैं, ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ देखते हैं। अब मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या हो सकता है, एक कंट्री और एक फॉरेन कंट्री, मतलब एक इंडियन लॉ की आपने कोई गलती कर दी और एक फॉरेन लॉ की। इंडियन लॉ की गलती का मतलब ये होता है कि आप इंडिया का कोई लॉ है और आप बोलते हो कि भैया अल्लाह ये फॉलो करना चाहिए था, मेरे को तो पता ही नहीं था। ये क्या हो गया, इंडियन लॉ की गलती कर दी, मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से आपको उसे फॉलो करना चाहिए बट आपने नहीं किया, मतलब आपने ये क्या कर दिया, गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। अब आप बोलोगे तो भैया क्या होगा। अब देखो, अगर आप इंडियन लॉ को फॉलो नहीं करते हो, सिंपल सी बात है कि आपने उसको लॉ को फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आप बाइक लेके, टू व्हीलर लेके जाते हो और हेलमेट पहनना कंपलसरी है, ठीक है, और आपको पुलिस ने पकड़ा और आप बोलोगे भैया आइला हेलमेट पहनना जरूरी है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो बोले भैया आपको पता नहीं है हेलमेट पहनना जरूरी है, आपने बोला मुझे लॉ के बारे में नहीं पता है, मैं एक आम इंसान हूं, मैं कितने लॉ पढ़ने जाऊंगा, मेरे को नहीं पता है, ठीक है, मेरे को जाने दो। तो ये आपका एक्सक्यूज वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इंडियन लॉ को भले ही गलती से बट अगर आप फॉलो नहीं करते तो भैया आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, या आपको भैया जो आपने काम किया है वो गलत ठहराया जा सकता है, वो वॉइड ठहराया जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो कौन सा माना जाएगा, वॉइड। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग्स बेच रहे थे, ठीक है, खुलेआम, ठीक है, 10 रुपए की पूड़ी, 50 रुपए की पूड़ी, ऐसे आप बोल रहे थे भैया, ड्रग्स बेच रहे थे, ठीक है। अब ड्रग्स बेच रहे थे और पुलिस वाले ने आके आपको पकड़ लिया, बोला भैया क्या कर रहे हो, बोला ड्रग्स बेच रहा हूँ, बोला कि ये इल्लीगल है अपने इंडिया में, बोला मेरे को तो पता ही नहीं है, ठीक है, मैं तो अभी साउथ अफ्रीका रहता था 2 साल से, तो मैं अभी आया, मेरे को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे इल्लीगल है, तो मैं तो इसलिए बेचने लगा, भैया मेरे को माफ कर दो, ये माल आप लेके जाओ बट मेरे को छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे भाई आपको, ठीक है, क्योंकि आपको लॉ फॉलो करना चाहिए, आपको नहीं पता ये आपकी गलती है, ये नहीं पता ये आपकी गलती है। अगर आप इंडिया में रहे तो इंडिया के लॉ आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी गलती है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। आ जाइए, और अगर आपने ये पूड़ियां बेच दी, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए की पूड़ी किसी को बेची, ठीक है, वो बोलेगा पैसा दे दूंगा और उसने पैसा नहीं दिया, तो आप कोर्ट में जाओगे, केस करोगे, तो कोर्ट केस को तो बाद में हैंडल करेगी, पहले आपको हैंडल करेगी और 2 कान के नीचे बजाएगी और सीधा जेल में घसीट देगी। क्यों? क्योंकि भैया आपने ऐसा काम किया है, ऐसा कृत्य किया है जो भैया हमारे लॉ के तहत इलीगल है, ठीक है। तो आप बोलोगे आइला मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो एक अपने डेटर के पैसे लेने आया, 1 लाख रुपए मेरे को लेने, उसके लिए मैं केस करने आया, आइला ये तो गवर्नमेंट ने मेरे को कान के नीचे 2 बजाई और जेल में डाल दिया, तो भैया ये हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो अगर आपको लॉ पता होना चाहिए, अगर आपको इंडिया में रहना है, तो इसका मतलब ये हो कि आपने जो डेटर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वाइड माना जाएगा। अल्लाह ऐसा है, हाँ भैया ऐसा है। तो सबसे पहला मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारी खुद की कंट्री का जो लॉ है उसको अगर अपन फॉलो नहीं करते तो क्या होगा। मैंने पार्टी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नॉलेज ऑफ द लॉ इन अ कंट्री, मतलब हमको पता ही नहीं है कि ये लॉ है इंडिया में। द कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय सच मिस्टेक इज but it is not a void. A contract is not voidable because it was caused by mistake as to law in force. The person here in that ignorance of law not an excuse at all. इसका मतलब ये हो कि अगर आप लॉ को इग्नोर करते हो, लॉ को आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, तो ये आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। हाउ एवर इफ पार्टी इज इंड्यूस्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, सच कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड voided avoided the principle of ignorance of law not in excuse, मतलब आप लॉ का इग्नोरेंस करते हो वो आपका कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, ठीक है। इसमें शायद आपको कोई चार्ट दिया ना, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज मिस्टेक ऑफ अ लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री का कोई लॉ है जो आपने फॉलो नहीं किया है, सच मिस्टेक इज ट्रीटेड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसे अपन मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हम कैसे ट्रीट करते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है वो भी अपन बताएंगे। एग्रीमेंट इज सच केस इज वॉइड, एग्रीमेंट इज अ सच केस इज अ वॉइड, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा होगा, वॉइड होगा। इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ में बी एक्सक्यूज। अब देखो यहाँ पे आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि आपको लॉ ही नहीं पता था, ठीक है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि लॉ ही नहीं पता था तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड होगा, ठीक है। बट अगर आप मिस्टेकली आपको कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या होता है भैया, आप अगर ऐसा एक्सक्यूज करने जाओगे कि मेरे को लॉ नहीं पता था,
मेरे को लॉ नहीं पता था, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड बन जाएगा इंडियन लॉ में। जबकि सब फॉरेन कंट्री की लॉ में मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट होगा तो एग्रीमेंट आपका वॉइड कैसे बनेगा कि वहां पे आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ में भी सॉरी, वहां पे आप एक्सक्यूज कर सकते हो कि मेरे को पता नहीं था, ठीक है, तो आप वॉइड कर सकते हो। बट यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, अभी ये देखो, अब बोलो कि भैया यहाँ पे नॉट वॉइड लिखा है, इसका मतलब क्या है, नॉट वॉइड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलते हैं, कार लेके निकले अपनी, ठीक है, कार कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, अल्लाह ये क्या कार बनाई है मैंने, ठीक है, जो भी बनाई है, ठीक है, आप कार लेके निकले और यहाँ पे पुलिस वालों ने आपको रोक लिया। आपने एक्सक्यूज किया कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि सीट बेल्ट पहनना है, आपने बोला मेरे को पता नहीं था कि सीट बेल्ट पहनना है, तो ये जो आप एक्सक्यूज कर रहे हो ना, ठीक है, ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट इन एक्सक्यूज, मतलब आपका ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होता है, देखो, इसका मतलब ये होता है कि पुलिस जो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी वो वैलिड रहेगी। क्या बात कर रहे हैं, पेनल्टी जो लगाएगी वो वैलिड रहेगी। और आपने ये जो किया है ना, ये जो इग्नोरेंस आप कर रहे हो, मेरे को नहीं पता था, ठीक है, मुझे मत पूछो ना, तो ये वॉइड माने जाएगा। मतलब आपने जो रीजन दिया उसे अपन वॉइड मानेंगे, बट जो पुलिस आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी वो वैलिड मानेंगे। इसलिए यहाँ पे जो नॉट वॉइड लिखा है ना, ये इसके बारे में लिखा है कि इट्स नॉट वॉइड, मतलब आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो आपको दिया है नॉट वॉइड, उसका मतलब ये दिया है कि पुलिस आपके ऊपर जो पेनल्टी लगा रही है वो नॉट वॉइड, दैट मींस वो आपका क्या है, वैलिड है, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को लॉ पता ही नहीं था, भैया आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और वो वैलिड मानी जाएगी। जबकि फॉरेन कंट्री का कोई लॉ है और आप ऐसा बोलोगी कि भैया मेरे को लॉ नहीं पता था, तो ये आपका एक्सक्यूज शायद सही माना जाए और आपके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो वॉइड की जाएगी, ठीक है। तो आपको हर कंट्री के जो पेनल्टी होगी वो शायद नहीं पता होगी, तो इसलिए यहाँ पे वॉइड लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जो आप एक्सक्यूज दे रहे हो, उसके बाद वाली की जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट मे बी, ठीक है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है आपसे, फैक्ट मतलब सही चीजें जो बतानी चाहिए उसमें कोई गलती हो गई, उसमें दो होती है, एक बायलैटरल मिस्टेक और एक होती है यूनिलैटरल। बाय मतलब दोनों से, बोथ द पार्टीज से, बोथ पार्टीज। और यूनिलैटरल का मतलब होता है सिंगल पार्टी, सिंगल पार्टी मतलब दोनों से गलती हो जाती है। बायलैटरल का मतलब दोनों से गलती हो गई, ठीक है। और यूनिलैटरल मतलब एक ही पार्टी से गलती हुई है। तो अब देखते भैया दोनों को अपन समझते हैं, पहले देख लेते भैया बायलैटरल। पहले क्या दिया है आपका, बायलैटरल दिया हुआ है, लेट्स गो इसको अपन पढ़ते हैं। हाँ, बायलैटरल where both the parties to an agreement are under mistake, दोनों पार्टी की क्या है, मिस्टेक है, both parties under mistake है, ठीक है। एक्सप्रेशन an erroneous opinion as the value of the things which form subject matter, agreement is not to be deemed a mistake as to matter of fact in order to render the contract void due to bilateral mistake the following two condition must be met। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को void ठहराना है, ठीक है, तो फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी मेट, मतलब दोनों कंडीशन को आपको मीट करना पड़ेगा, तभी अपन मानेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। देखो यहाँ पे आपको ये जो चार्ट दिया है, ये चार्ट अगर आप पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक की बात करूं तो लॉ के बारे में अपन ने देखा, तो इंडियन लॉ का अगर आप एक्सक्यूज करोगे कि भैया मेरे को नहीं पता था, तो जो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी, टॉकिंग अबाउट पेनल्टी, ठीक है, ये पेनल्टी के बारे में बात कर रहे हैं। या आपने जो एक्सक्यूज किया उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट भैया कैसा होगा, वैलिड हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा भैया, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो जाएगा। इसके साथ साथ मिस्टेक ऑफ अ फॉरेन लॉ, अगर आपने फॉरेन लॉ किया है तो वो क्या हो जाएगा भैया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो चीजें, एक बायलैटरल है, एक आपकी यूनिलैटरल है, ठीक है। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, आगे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर है, ये आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मिस्टेक इज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वो भी आपका कैसा बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई गलती है, सब्जेक्ट मैटर प्रोडक्ट में। आपने मेरे को बोला हाँ मेरे को कार परचेज करनी है, मैंने बोला हाँ मैं सेल करने के लिए रेडी हूँ। आप कार अलग कार की बात कर रहे थे, मैं कोई अलग कार की। आप बोल रहे थे भैया मारुति 800 के बारे में, आप बोल रहे थे मारुति क्या बोलते हैं अल्टो के बारे में, मैं बोल रहा था मारुति 800 के बारे में। तो सब्जेक्ट मैटर में अगर गलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा हो जाएगा, वॉइड। अगर आप पॉसिबिलिटी, मतलब अगर वो परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, आपने बोला चलो मारुति 800 ही परचेज करनी है, मैंने भी बोला मारुति 800, बट आपने बोला मुझे कल डिलीवर करो, बट मेरी मारुति 800 जो है वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है 10 दिन के लिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है।
तो अगर वो भी अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बट ये गलती हो गई, ठीक है, बायलेटरल, आप सोचे थे कल दो देगा और आप सोचेंगे कि मैंने आपको कल दे देना है, ठीक है, और मैंने ये सोचा कि भैया जब आ जाएगी तब देना है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे गलती हो गई। तो यहाँ पे बायलेटरल अगर मिस्टेक हुई है तो क्या होगा, फिजिकल या फिर लीगल तरीके से, तो वो भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं, आ जाइए फिर से पढ़ते हैं, सॉरी ये वाला पढ़ना अभी वैसे भी अपना बाकी है, आ जाओ। तो फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी मेट, दो कंडीशन मेट होनी चाहिए जब आप, अल्लाह ये ऐसा टेढ़ा काहे को जा रहा है, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मेरे को अभी भी लगता है कि शायद आपको अगर इसमें डाउट हो मिस्टेक ऑफ लॉ में, तो मैं फिर से एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है आपको। जैसे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद जैसे कि अगर बोल सकते हैं कि भैया आपने किसी चीज को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर आपने क्या किया कि अल्लाह इतना सस्ता मेरे को नहीं बेचना चाहिए था, आपने साइन भी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया, फिर आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे को नहीं बेचना है, ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब वो सामने वाला बोलेगा आपने मेरे को बेच दिया, आपने साइन भी किया है, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको नहीं बेचना है, आपको वो चीज मेरे को देना ही पड़ेगा और मैं आपको रिमेनिंग पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि नहीं भैया मैं नहीं दूंगा, सामने वाला बोलेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, अगर जब आपने मुझे दे दिया, मैंने आपको पेमेंट करने का भी कंसिडरेशन भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आपने साइन भी कर दिया, आप एग्री भी हो चुके हो, अब मैं परचेज मेरा अब उस पे नाम भी आ चुका है, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो बोलेगा मेरे को लॉ पता ही नहीं है, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक्सक्यूज कर रहे हो। तो आप जो एक्सक्यूज कर रहे हो वो वैलिड नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब मैं बोलूंगा मेरे को तो लॉ ही नहीं पता है, तो मैं जो एक्सक्यूज कर रहा हूँ वो गलत है। अब कोर्ट में केस होगा, मैं बोलूंगा भाई मैंने ना इनको बेचा था, मैंने साइन की है, सही बात है, बट अभी मुझे नहीं बेचना है। तो कोर्ट बोलेगा भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर आपने साइन किए थे, टाइटल उसके नाम हो चुका है, मतलब ओनरशिप उसके नाम हो चुका है, तो अब आप उसे वापस नहीं ले सकते, ठीक है। आपको वापस लेना है तो आपको रीपरचेज करना पड़ेगा, अब वो आपको वापस नहीं देगा क्योंकि ओनरशिप उसकी हो चुकी है। तो मैं बोलूंगा मेरे को तो नहीं पता यार, मैं कभी लॉ नहीं पढ़ा, मैं थोड़ी ना सीए या सीए में पढ़ा हूँ, मेरे को लॉ नहीं पता। तो कोर्ट बोलेगा भैया इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एन एक्सक्यूज, आप जो ये एक्सक्यूज कर रहे हो वो गलत है, आपको लॉ पता होना चाहिए था। मतलब इसका मतलब ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया वो वैलिड होगा। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ, यस, ठीक है। और फॉरेन में क्या होगा, फॉरेन लॉ के हिसाब से एग्जैक्ट से उल्टा होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को पता ही नहीं यार फॉरेन लॉ क्या है, वो फॉरेन का बंदा है बट मेरे को तो नहीं पता है, तो यहाँ पे लॉ बोल सकती है हाँ भैया इसको सही बोल रहा है, उसको फॉरेन का लॉ थोड़ी ना पता होगा, पूरे देश के लॉ थोड़ी ना पड़ता है, अपना तो वो याद होना चाहिए, बाकी का शायद नहीं पता है। तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, वॉइड कर दे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा और उसके बीच में हुआ था, वो कोर्ट बोले ठीक है भैया तुम सही हो, तुमको फॉरेन का लॉ नहीं पता है, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं। आई होप अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, मेरे को थोड़ा अंदर से भी लग रहा था कि शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं फिर से आपको बता दिया। अब आप यहाँ पे मिस्टेक के बारे में बात कर रहे हैं, बायलेटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल, बायलेटरल दोनों से हुई, यूनिलैटरल एक से हुई है, ठीक है। आ जाओ, मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल, both the parties must be misunderstood, both the parties must be misunderstand each other, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तभी अपन बोलेंगे ये बायलेटरल मिस्टेक है। दूसरा, मिस्टेक मस्ट रिलेटेड टू मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट, मतलब ऐसी फैक्ट कंडीशन हुआ है, सॉरी जो मिस्टेक हुई है जो आपके एग्रीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपकी गलती है। पहली बात, दोनों से गलती होनी चाहिए। दूसरी बात, ये एग्रीमेंट के लिए बहुत काम की चीज है, उसके ऊपर हुई है, तो इसे अपन बोलेंगे बायलेटरल मिस्टेक, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक है। ये चार्ट आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर से अपन एक्सप्लेन करेंगे ऐसा होगा तो, ठीक है। तो पहले एक बार ये जितना बाकी है उतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। चलो, अब वेरियस टाइप ऑफ मिस्टेक फॉलिंग अंडर बायलेटरल, अब काफी सारी अलग अलग मिस्टेक दी गई है बायलेटरल में। मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में कैसी कैसी गलतियां हो सकती है, दो तरीके की गलती हमने बताई, एक सब्जेक्ट मैटर वाली और एक आपका क्या हुआ, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दो तरीके की मिस्टेक है। एक सब्जेक्ट मैटर की बात है, सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या गलती हो सकती है, मतलब अगर मैंने आपको बोला, ठीक है, कि मैं आपको फोन दूंगा, मैं आपको फोन बेचूंगा, ठीक है, और आपने भी बोला कि हाँ भैया मुझे फोन परचेस करना है 15,000 रुपए में। अब इसमें गलतियां कहाँ कहाँ पे हो सकती है, सबसे पहली गलती एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब आपने बोला कि भैया आपके पास जो आईफोन 6 है ना वो आप मेरे को बेच देना, मैं बोलूंगा हाँ मैं ना तुमको आईफोन 6 मेरा बेच दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, 15,000 में आई एम रेडी टू सेल, ठीक है, मैं रेडी हूँ सेल करने के लिए, बट मेरे को पता ही नहीं कि वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि वो मेरे को मिल ही नहीं रहा, मैंने घर पे खोजा कहीं भी नहीं मिला, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपका क्या हुआ, मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं है, फिर भी मैंने क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट दिया, मेरे को पता नहीं था, बट ये मेरे को मिल ही नहीं रहा है, घर पे कहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो ये हुआ एग्जिस्टेंस। दूसरा, मिस्टेक टू
आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आपने बोला भैया आप अपना फोन बेचने के लिए रेडी हो, तो मैं उस टाइम पे यूज कर रहा था नोकिया का कीपैड वाला, तो मैं सोचा मेरे फोन मतलब ये फोन की बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे थे भैया आईफोन की जो मेरे घर पे पड़ा था, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ मैं रेडी हूँ, तो आपने बोला मैं 15,000 देने के लिए रेडी हूँ। मैंने सोचा अल्लाह ये जो फोन है ये नया 16 का आता है, ये 15 देने के लिए रेडी है, मैंने 1 साल यूज किया फिर भी, तो मैं तो खुश हो गया। मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, तो गलती उससे भी हुई, सामने वाले से गलती मेरे से भी हुई, ठीक है। तो ये बायोलेटरल मिस्टेक है, हाँ। और कैसी आइडेंटिटी के लिए, मतलब कौन सी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसकी गलती, तो उससे बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। ओके, दूसरा क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है। अब आपने, मैं किराने वाला हूं, ठीक है, आपने मेरे को कॉल किया, बोला कि भैया मुझे ना वो ऑयल का डिब्बा चाहिए, खाने वाला ऑयल का डिब्बा चाहिए, ठीक है। मैंने बोला ठीक है दे दूंगा। तो बोला कितना प्राइस, मैं बोला 1500 रुपए में तुम्हें दे दूंगा। कितने में, 1500 रुपए में। और आपने क्या सोचा, आपको सोचा, देखो अब जो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऑयल का जो डिब्बा आता है ना, वो दो तरीके के आते हैं, एक आते हैं 15 लीटर और एक आता है 15 kg। क्या आता है, 15 लीटर और 15 kg। आप बोलोगे भैया दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो लीटर में ना 900 ग्राम्स अराउंड रहता है, और केजी मतलब 1000 ग्राम। इसका मतलब ये होता है कि केजी वाले का प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पे लीटर वाले का प्राइस कम होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कभी भी किराने वाले से अगर आप परचेस कर रहे हैं, आपके पापा या मम्मी, उनको पूछो कि आपको ये जो तेल का डिब्बा लेके आए वो 15 लीटर का है या 15 kg का। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता, आप परचेस करने जाते हो, नहीं भैया हमारे पापा की किराने की स्टोर है, ठीक है। तो हम दुकान पे बैठते तो हमको पता है कि 15 लीटर का आता है, 15 kg का भी आता है, केजी वाले का प्राइस ज्यादा होता है। तो आप अगर आपके पापा कहीं से भी लेके आ रहे हो ना, तो देखो कई बार होता है क्या, कस्टमर को ये चीज होती है कि भैया ये दुकान वाला जो है ना ये 1800 रुपये कह रहा है और बाजू वाला तो 1700 कह रहा है, तो बेटे चीजें 1700 वाला ले ले। बट उनको पता नहीं है कि 1700 वाला लीटर वाला दे रहा है, 1800 वाला केजी वाला दे रहा है, तो बेनिफिट केजी वाले में ज्यादा हो रहा होता है। इवन 100 रुपए देने से पूरा 2 kg या 1 kg ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको फायदा 1800 वाले में हो रहा है। तो ये पता नहीं होता कई लोगों को, ठीक है। तो आप ये देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं आप किसके बारे में, बायोलिटरल मिस्टेक के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ भैया किसमें, क्वालिटी वाले में, ठीक है। अल्लाह मैं ये क्वांटिटी वाला समझाने लग गया, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं क्वांटिटी, कोई बात नहीं, क्वांटिटी के बारे में मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब आपने बोला कि 15 वाला ना, मैं बोला हाँ 15 वाला जो बड़ा डिब्बा आता है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो आपको 1500 में मैं आपको दे दूंगा। आप सोचे 15 kg, मैं सोचा 15 लीटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मिस्टेक हुई, कैसी, क्वांटिटी वाली, समझ में आई, हाँ। अब क्वालिटी वाली, ठीक है, क्वालिटी वाली मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब आपने कोई अलग क्वालिटी सोची थी, मैं कोई अलग क्वालिटी सोच रहा था, ठीक है। आपने बोला कि मुझे राइस परचेज करने हैं, तो मैं सोचा कि लोअर क्वालिटी वाले होंगे, तो मैंने बोल दिया 50 रुपए पे केजी। आप सोच रहे कि बेस्ट क्वालिटी वाला 80 रुपीज पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको तो अच्छा लगा अल्लाह 50 में मिल रहा है, और मैं तो सोच रहा हूँ भैया लोअर क्वालिटी वाले 50 में ही बिकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिटी में क्या हुआ, मिस्टेक हो गई, तो इसे बोलते क्वालिटी, ठीक है। मिस्टेक ऑफ अ टाइटल ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, टाइटल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप, ठीक है। अब कोई चीज की ओनरशिप के बारे में मिस्टेक हो जाती है, आपको लगता है वो चीज मेरी है और मेरे को भी पता नहीं है, ठीक है, कि वो चीज के बारे में ओनरशिप किसकी है। तो उसके बारे में जब एग्रीमेंट होता है, मतलब दोनों से मिस्टेक होती है किसी चीज की ओनरशिप के बारे में, तो उसे अपन बोलते हैं टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट वन इज मिस्टेक एज टू प्राइस ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, प्राइस के बारे में मिस्टेक होती है, ठीक है। मतलब हमने प्राइस के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं की, हाँ ठीक है, हमने फोन के बारे में क्लैरिटी कर दी कि हाँ भैया आईफोन की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मेरे पास है, मेरी ही ओनरशिप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको बोला कितने में, आपने बोला कितने में दो, मैं होगा यार कोई बात नहीं यार, तुम्हें जो पसंद हो वो दे देना, ठीक है। एक काम करो ना, समझ लो कि अभी यार अगर आप क्या बोलते हैं, मैं ऐसे ही कोई एग्जांपल दे दिया, कोई बात नहीं यार, आपको जो पसंद आए वो दे देना, आपका जो फोन अभी आप यूज कर रहे हो ना उसकी जो प्राइस है उतना दे देना, ठीक है। तो प्राइस में क्या हो मिस्टेक, आप बोले कि मेरी फोन की प्राइस तो 6,000 आनी चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ यार आपके फोन की प्राइस 8,000 आनी चाहिए, तो आपको मेरे को 8,000 देने चाहिए। तो ये क्या हुआ, प्राइस के बारे में आपका क्या हुआ, मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो ये बायलेटरल मिस्टेक, सब्जेक्ट मैटर के बारे में कितना कितना, एक तो एग्जिस्टेंस, दूसरा आइडेंटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइटल एंड प्राइस, इतनी चीजों में हो सकता है। मिस्टेक ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस के बारे में एक तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी एंड लीगल इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी मतलब आपने बोला कि फोन दे देना, ठीक है, जब आपके पास फोन आए तब दे देना, मैं बोला हाँ मेरे पास जैसे ही आएगा मैं तुमको दे दूंगा, लगभग आ ही जाएगा, मैं बोला लगभग आ ही जाएगा, तो आपको लगा आइला इनके पास 2-3 घंटे में आ जाएगा, और मैं लगभग आ ही जाएगा उसका मतलब ये सोच रहा हूँ कि 2-3 दिन में तो आ ही जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम गैप हो रहा है, ठीक है, टाइम के कारण ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि फिजिकली आपको आज के दिन या मैक्सिमम कल तो मिल जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ 3 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, टाइम के लिए हो रहा है। तो ये फिजिकली पॉसिबल है मेरे को देना, नहीं पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास ही नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड, इसे अपन क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे इफ इट इज आइडेंटिफाइड टू बी नॉन फिजिबल,
ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, हाइट हो सकता है, एक्सेट्रा। लीगल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइड इफ इट प्रोवाइड्स समथिंग शैल बी डन विद मैटर ऑफ लॉ कैन नॉट बी डन। मतलब लॉ कायदे से बोला है कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मिस्टेक से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? वॉइड ही बोलेंगे। वो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना। क्यों? क्योंकि वो लीगली अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका बायलैटरल मिस्टेक। अब देखो, अब आपको यूनिलेटरल समझा दो, उसके बाद में पूरा का ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना वो फिर से समझा दूंगा। यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ इफेक्ट मतलब एक ही साइड से मिस्टेक हुई है। ठीक है, आ जाओ। एज पर सेक्शन 22 ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेबल। नॉट अवॉइडेबल मतलब यहाँ पे बोल रहे भैया वॉइड है। कैसा वॉइड है? merely because it was caused by one of the parties is to being under mistake as matter of fact unilateral mistake is not allowed as a defense in avoiding the contract unless mistake are sorry फिर से अपन पढ़ते हैं। As per section 22, contract is not voidable merely because of it was caused by one of the parties to being under mistake as to matter of fact a unilateral mistake is not allowed as a defense। मतलब unilateral mistake से आप डिफेंस नहीं कर सकते in avoiding the contract। क्या आप अवॉइड करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट? unless mistake was brought up by another party's fraud or misrepresentation। अब देखो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि भैया अगर आपका यूनिलेटरल मिस्टेक है, मतलब ये वाला कहाँ पे गया? यहाँ पे नहीं दिया क्या? हाँ ये दिया ना, यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक में आपका कैसा हो जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब कैसा हुआ? सिंपल सी बात है, एक साइड से गलती हुई है, मतलब एक ही पर्सन की गलती है, ठीक है, एक ही साइड से गलती हुई है। बायर और सेलर है, तो सेलर ने कुछ गलत समझा, तो हम तो सही समझे थे भैया, सेलर ने गलत समझा है। तो जिसने गलत समझा, हमने पूरा समझाया, फिर भी वो गलत समझा, तो ऐसा नहीं बोल सकता इल्ला मैं तो ये समझा था। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको क्लियरली बोला हूं कि मैं अपने आईफोन की बात, मैं अपने नोकिया की जो फोन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला फोन है, उसकी ये कंडीशन है, ये सब चीजें हैं, फिर भी आप कुछ अलग समझे, फिर भी आप में कुछ मिसकंसेप्शन हुए। ठीक है, आप सोचे, मैंने आपको ये भी बोला कि मेरा फोन जो है वो पुराना है, ठीक है, तो उसको काफी टाइम हो चुका है, फिर भी आप कुछ मिसरिप्रेजेंट मिस्टेक करते हो, उसमें कुछ भी आपसे मिस्टेक हो जाती है, आप उसमें कोई गलती करते हो, तो एक साइड ने जो गलती की है उसमें भैया इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा भैया मैंने जो प्रॉमिस किया वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। अब आप कुछ गलती कर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको मुझे पैसा देना चाहिए था, ठीक है, 10 दिन के अंदर आप नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहे हो, यह आपकी गलती है कि आप पैसे नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हो। नॉट अवॉइडेबल मतलब ये आपका कैसा होगा? वैलिड होगा। मतलब आप खुद को डिफेंस करने के लिए कोर्ट में अगर केस जाएगा तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया मेरी से गलती हो गई अब जाने दो यार, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। सामने वाला पर्सन ने तो खुद से जो प्रॉमिस किया था वो परफॉर्म कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज तो हर कोई ऐसा बोलेगा मेरे से गलती हो गई, यूनिलेटरल मिस्टेक। ठीक है, तो बायलेटरल होती है तो अलग चीज है, दोनों से गलती हुई है और दोनों बोल रहे भैया हमको छोड़ दो, तो भैया कोर्ट बोलेगी दोनों को छूटना है, कोई दिक्कत नहीं। बट यूनिलेटरल में तो एक से गलती हुई, एक बोलेगा भैया मैंने तो परफॉर्म किया, इसको कैसे छोड़ सकते हो, उसको परफॉर्म करना चाहिए, वो बोलेगा भैया मेरे से गलती हो गई मेरे को जाने दो। गलती से थोड़ी ना सबको जाने देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। आजा बेटा, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, लेट्स गो। ठीक है, अगर अपना कंट्री का लॉ ब्रेक किया है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकता मेरे को तो पता ही नहीं था कि अगर मैंने उसको बेच दिया तो अब वो उसका हो गया, नहीं भैया, आपका आपने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। फॉरेन लॉ आपको नहीं पता था और आपने बोला आइला मेरे को पता नहीं था जज साहब, सीरियसली मेरे को नहीं पता था कि ये ऑस्ट्रेलिया का ये लॉ होता है। ठीक है, तो जज बोलेंगे ठीक है यार सही बंदा है यार, इसको थोड़ी ना पता होगा हर एक लॉ, चलो वो एक्सक्यूज आपका वैलिड माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है मिस्टेक। मिस्टेक किस तरीके का? दो तरीके का, एक होता है बायलेटरल, एक होता है यूनिलेटरल। बायलेटरल मतलब दोनों पार्टी से, अगर दोनों पार्टी से गलती हुई है, दोनों छूटना चाहती है, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे? वॉइड कर देंगे। क्या कर देंगे? वॉइड कर देंगे। और कॉन्ट्रैक्ट के मिस्टेक कैसी हो सकती है? या तो एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, प्राइस, टाइटल, क्वालिटी, क्वांटिटी। ठीक है, और वॉइड में और पॉसिबिलिटी में कैसा? फिजिकल या तो लीगल पॉसिबिलिटी नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलेटरल मिस्टेक, अगर एक ही पर्सन ने मिस्टेक किया है, ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता अल्लाह भैया मेरे से गलती हो गई मेरे को जाने दो, ठीक है, मेरे से मुंह से निकल गई, ऐसा नहीं होता भैया, उसको भैया वो कॉन्ट्रैक्ट में आना ही पड़ेगा। तो ये होता है आपका मिस्टेक। तो यहाँ पे आपका फ्री कंसेंट वाला पूरा हो जाता है खत्म। अब अपन पढ़ने वाले कॉशियन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप जरूर से मुझे
कमेंट करके बता सकते हो या मेरे को पूछ सकते हो। बार-बार देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिए और लॉ भी अपने को जल्द से जल्दी कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एन्जॉय। थैंक यू सो मच। जय हिंद मैं आपके लिए हाइलाइट करने के लिए फिर से रख रहा हूँ, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।